नेपाल से तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा है। तो क्या तिब्बत जब तक चाइना के उसमें नहीं था, तो क्या तिब्बत के साथ भी हमारा ये रिलेशन था क्या? गढ़वाल में देखिए हमारे तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कितने पवित्र जो है नदियों के संगम है। ओम पर्वत ओम पर्वत का। हाँ, अच्छा। ओम पर्वत की वो बाउंड्री वहां पे बन रही है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ था, तो क्या हमारे इस पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में भी आया था चाइना? नहीं, ये सौभाग्य था कि जबकि उसकी फौजें जो हैं पूरे क्वार्टर्स वगैरह उनके जो है तकलाकोट में थे, और तकलाकोट से वो बहुत सरलता से वो लिपू लेक से भारत की ओर आ सकता था। लेकिन सामरिक दृष्टि से और उसका एक विजन था कि अगर वो भारत में इस पास से इस ओर आ जाए और जो 6 महीना पूरा इलाका बंद हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं जा सकता था। एक नेचुरल बाउंड्री हमारी बन रही थी, हाँ, तो वो उसकी उसमें वजह फिर से वो और हमारी ओर से वो ज़्यादा अप्रोचेबल था। या तो वो एक ही स्ट्रेच में पिथौरागढ़ तक पहुंच जाती, बहुत कठिन घाटियां थी, रास्ते नहीं थे, इसलिए लिपू लेक पास शायद उसने आना नहीं। लेकिन जोहार घाटी में चमोली और जहाँ पर पिथौरागढ़ मिलता है, बालाहोती के पास लिफ्टल के मैदानों तक उस एरिया में 1963 में, 62 में तो उसने 2 फ्रंट खोले। हाँ। पश्चिम का फ्रंट खोला लद्दाख में और पूर्व का फ्रंट खोला नेफा में। अच्छा। ये 2 फ्रंट खोले थे। और 63 में वो कुछ समय के लिए इसमें भीतर हुआ, लेकिन उसने परिस्थितियां देखी और फिर वो बैक हो गया। तो उत्तराखंड का ये इलाका और नीलांग के इलाके में उत्तरकाशी के आसपास भी उसने थोड़ा थोड़ा रैकेज करी, लेकिन एकदम से कहीं वो भी भीतर नहीं। अच्छा। आज भी उनके चरवाहे वगैरह उनको वो भारत की ओर भेज देता है, अच्छा। लिप्टल के इलाके में आकर के लौट जाते हैं। और मनीमन उसने कितने एरिया को अपना बता रखा है, ये नहीं कहा, क्योंकि इस मलारी वाली जो रोड बनी हुई है, जोशीमठ से जो मलारी तक की रोड बनी हुई है और लेफ्टल तक की रोड बनी है, उसके कंस्ट्रक्शन में सोमनाथ के आसपास के इलाके में वो कहता है कि ये रोड आप गलत कर रहे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ। तो उसकी आई तो है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि उसने जो है वहां से कठिन निकला, परिस्थितियां। क्योंकि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा इलाका बहुत कठिन है इसको बचाना। लेकिन अब भारतीय फौजें और भारतीय चौकियां ऊपर तक हैं, हाँ। और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अब इजी है। अप्रोचेबल है तो अभी। इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बाहर बनने हाँ, से तो रसद है। पहुंच सकती है। वो पहले तो रसद ही नहीं पहुंच पहुंच सकता, 8 दिन वहां जा रहे हैं हाँ। और जीपी सामान, और हमें लगता था कि भाई ये कैसे यहाँ पर ये सुरक्षा कर वो करेंगे। काम कर रही है एसपीएफ और आईटीबीपी, जब हम उन इलाकों में थे। मैं तो भाई वहाँ 70 के दशक से भीतर जा रहा हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। तो 70 के दशक में 1972 के बाद में जो है, जब मैं टीचिंग में गया धारचूला, तो उसके बाद मैं ऊपर लगातार जाता था। और 14 तो मैं 64 में 13 साल की उम्र में जो है मैं नारायण आश्रम 14 चला गया था। वहीं से जो है हिमालय के प्रति प्रेम भी जागा। आप ये शुरू करें इससे पहले मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल से तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा है। तो क्या तिब्बत जब तक चाइना के उसमें नहीं था, तो क्या तिब्बत के साथ भी हमारा ये रिलेशन था क्या? रोटी बेटी का रिश्ता तिब्बत से नहीं था। अच्छा, उसकी वजह? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो है केवल भोटिया लोग ही जाते थे, केवल भोटिया, ब्यास, चौदास, दारमा और जोहार के लोग जाते थे। और जोहार का लोग इतने ज़्यादा एडवांस पहले ही हो चुके थे कि उनके इंटरेक्शंस कुमाऊं की ओर ज़्यादा थे, बैराष्ट्र तक था, और उनके रिश्ते इस ओर ज़्यादा थे, और व्यापार करते थे। एक दूसरे का जूठी शराब गमिया लिखते हुए सलचू मलचू हो जाता था सोने, लेकिन बेटियां वो लाने में वर्जित माना जाता था। केवल व्यापार के लिए उस सीमा तक के उनके संबंध थे, क्योंकि तिब्बत के जो छोनपा, डोकपा, फुपका, ये सब जो व्यापारी कौमें थी, और जो पश्चारक समाज था, खम्पाज भी वहाँ पे थे। तो इन समाजों के साथ उनके डायरेक्ट कोई शादी वादी वो लोग नहीं करते थे जोहार वाले। वो जोहार के लोग बहुत एडवांस थे। जोहार के लोग 1864 के खोजी जो थे तिब्बत के, वो सब जोहार से थे। जोहार से। पंडित नैन सिंह, पंडित किशन सिंह, कल्याण सिंह,
मान सिंह, मानी बूढ़ा कंपासी, ये सब लोग जो है सर्वे ऑफ इंडिया में, क्योंकि मूरकाफ ने, अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने बियॉन्ड बुखारा लिखी, तो मूरकाफ का एक पेपर पढ़ा था, तो मूरकाफ ने सबसे पहले कहा कि अगर हमें तिब्बत में जाना है, और पिथौरागढ़ और कुमाऊं में जो ब्रिटिशर्स आए वो केवल इसलिए भी यहाँ आए, इतनी कठिन टेरेन में आए के उसके, कि उनका जो लक्ष्य था वो तिब्बत में प्रवेश करना था। तो उसके लिए एक उन्हें रास्ता दिया, पशुम का डॉक्टर, तो उसने जो है स्टेटमेंट दिया था तब ना, तो मूरकाफ ने कहा कि भाई अगर आपको तिब्बत में इन होना है तो खोजियों को जो है तिब्बती भेष में भीतर भेजो हमारे, और इसके लिए जोहार के लोग सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो सामान्यतः तिब्बत में चले जाते हैं और पश्चिमी तिब्बत में कैलाश के आसपास व्यापार करते हैं। मेरे मित्र शेखर पाठक ने पूरा एक वर्क किया है, नैन सिंह रावत। हाँ, नैन सिंह रावत पर एक बहुत महत्वपूर्ण पूरा वर्क जो है प्रोफेसर शेखर पाठक का है। और इसके जो जब इसकी शुरुआत जो है हम लोगों ने साथ साथ हम लोग गए थे, हमने पहले इंटरव्यू जो कलेक्शंस किए थे मटकोट में नैन सिंह जी के 5वीं पीढ़ी के लोगों से, तो वहीं से बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा एक कलेक्शन सामने आ गया। और वो बिल्कुल भूसरी व्यापारियों का वेश बना करके वहाँ जाते थे। अच्छा। और तिब्बती उनको नहीं जान पाते थे। हाँ। उन्होंने वस्त्र जो है तिब्बती लोगों के धारण कर लिए थे। अच्छा। हुए वो जोहार। अच्छा, तो और बहुत बड़ा काम है, मानी कंपासी का बहुत बड़ा, मतलब इनका जो है पंडित नैन सिंह का बहुत बड़ा काम है, और किशन सिंह जी का बहुत बड़ा काम, मानी कंपासी का बहुत बड़ा काम है, डोलू पांगती का बहुत बड़ा काम है, और बहुत बड़े सेठ हुए जोहार के। अच्छा। जग्गू जसपाल का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ऐसे सेठ भी हो जो ये कहते थे इतना सोना है कि हम गोरी को पाट सकते हैं। अच्छा। हाँ, इतनी रिचनेस वहाँ पर थी। वो तो आज भी मिलम जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव था जोहार का, 500 हाउस होल्ड्स वहाँ पर हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, रेवेन्यू विलेज सबसे बड़ा होता था। तो ये सब चेंज आ गया 62 के बाद, और बेचारे बहुत बुरी स्थितियाँ हुई, और फिर चेंज आया उनमें, व्यापार से फिर वो लोग, उनकी अगली पीढ़ी ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके वो लोग जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में आए। 67 में उनको ट्राइबल घोषित किया गया, तो उसके बाद उनको सुविधाएं मिली और बड़ी तेजी से वो प्रशासनिक सेवाओं में इसमें निकले और पूरे छा गए। मतलब एक जो व्यापारी कौम थी, जो नहीं बनना चाहती थी, सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहती थी, परिस्थितिवश उसको जो आरक्षण दे करके उसकी शिक्षा के रास्ते खोले, और वो जो है फिर इसमें आ गए। अच्छा, तो ये सारा व्यापार तो जितना भी तिब्बत से होता था सब तो बार्टर ही था ना, जिसमें गमग्या पत्र लिख दिए जाते थे। गमग्या पत्र माने व्यापार पत्र होते थे, रुके लिखे जाते थे। स्टाम्प पेपर में जो है एक बनता था, वो उसमें भी व्यापार के होते थे कि ये घर इससे मिलम के लोग खिंगलुंग में जाकर के व्यापार करेंगे। अच्छा। या पांगती लोग वहाँ व्यापार करेंगे। जगह भी, इलाके भी बटे हुए थे। अच्छा। इकरारनामे में होते थे और वो उनको सप्लाई करते थे, और वहाँ से जो है उसके बदले में वो तिब्बती सामान यहाँ ले आते थे। तो बार्टर का बड़ा खूबसूरत था। मैंने उसको बहुत गहराई से मेरा एक आर्टिकल है, और सिमटती समृद्धि में मैंने इस व्यापार को बहुत ही गहराई से एनालाइज किया है। वो क्योंकि मैं सोशो इकोनॉमी मेरा फील्ड है और इकोनॉमिक्स से मेरी एमए है, तो मेरा पीएचडी का वर्क इन लोगों पर था। तो उस व्यापार को मैंने बहुत अच्छी तरह से गहराई से उसका अध्ययन किया, सारे रिकॉर्ड्स पुराने छांटे और उसका वॉल्यूम को भी निकाला। तो क्या तिब्बत के जो लोग हैं वो भोटिया लैंग्वेज या हिंदी समझते हैं? तिब्बत के लोग यहाँ आते थे, वो हिंदी नहीं समझते, उनकी अपनी भाषा है, और वो भाषा तो जोहार, दारमा और ब्यास वाले भी नहीं समझते। कुछ लोग तिब्बती जानते थे, धारचूला के, जैसे जवन सिंह गरब्याल जो तिब्बती भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। अच्छा। और बहुत बड़े व्यापारी थे तकलाकोट के। ऐसे बहुत लोग थे जो तिब्बत में लगातार बहुत सालों से जा रहे थे। जैसे आज हम धारचूला के क्षेत्र में जाते हैं तो उन सौकाओं की जो अपनी बोली है, रंग बोली, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। वो एक व्यापारिक उस तरह की अलग है। गियरसन ने जो है तिब्बत बर्मी परिवार में रखा है उसको। तो 1962 से फिर वो हमारा बार्टर वाला व्यापार बंद हो गया। हाँ, उसके बाद फिर 90 में शुरू हुआ। 82 में एक खुला यात्रा के लिए, कैलाश की यात्रा और उसके लिए ना। तो उसके बाद जो है 92 एग्जैक्ट थोड़ा सा मेरे 90, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल लिखा था, तो वो जब राकेश शर्मा जी थे तब उन्होंने मेरा ही आर्टिकल पेश किया था उन्होंने। तो वो उस समय फिर से शुरू हुआ था।
तो हालांकि बहुत 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 बड़ी मात्रा लेकिन में हुआ यात्रा शायद 82 से खुल गई थी अगर था। हाँ, यात्रा नारायण- खुल गई, लेकिन व्यापार जो बार्टर व्यापार था वो हाँ, फिर वो दोबारा से और फिर वो शायद कोविड तक अभी तक जारी था हाँ शायद। कोविड तक चालू रहा, ये बंद भी हो गया। हाँ। कोविड के बाद वो बंद हो गया, और उधर जॉलीबी के टाइम में भी जो है 2008 में भी बंद हो गया अच्छा, कुछ समय के लिए, ओके। फिर खुला फिर बंद हो गया। वो उस साल भी कोई प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस तरह से छोटा रह गया है वो, क्योंकि सारे लोग तो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और गाँव में गवर्नमेंट मिले, और जो नई पीढ़ी है उसमें वो कुव्वत नहीं है कि वो तिब्बत में जाकर के उस परंपरागत व्यापार को संपन्न करें। तो अभी हम ना यहाँ से चलने की वजह हम आदि कैलाश से चलते हैं इधर, आदि कैलाश से इधर आते हैं हम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आदि कैलाश का क्या महत्व है, या जब मैं यहाँ था 35 साल पहले तक तो इसको हम छोटा कैलाश ही कहते थे, हमें आदि कैलाश का नाम नहीं था मेरा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन मोदी जी ने या जो आज की जो लोग हैं उन्होंने इसको आदि कैलाश दिया। आदि कैलाश नाम मोदी जी से पहले आ गया था। अच्छा। यहाँ पर डूंगर सिंह ढकरियाल एक समन्वयक थे, हाँ। तो वो ढाकर गांव के दारमा के थे, तो उन्होंने आदि कैलाश कहना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, और ओरिजिनली मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं वो गैंसर और हाइम की थ्रोन ऑफ गॉड्स में इसको जब उन्होंने इस पीक का नाम पूछा था तो उन्होंने इसका नाम जो है बाबा कैलाश बताया था। अच्छा। और जो ताल था उसका नाम जौलिंगोंग ताल था, जो आज पार्वती सरोवर के नाम से जानी जाती है। राइट। इलाका पायस है। ब्यास के पूर्वी हिस्से में तो हम बहुत जा रहे थे, कूटी लास्ट विलेज तक हम जा रहे थे, लेकिन जौलिंगोंग हम नहीं जा पाते थे। ब्यास के पूर्वी हिस्से में तो हम बहुत जा रहे थे, कूटी लास्ट विलेज तक हम जा रहे थे, लेकिन जौलिंगोंग हम नहीं जा पाते थे। उस इलाके के बारे में बताया गया तो हमने निश्चित किया शेखर और मैंने कि हम लोग जो है कूटी वाली वैली को पूरा करके हम वहाँ से दारमा आएंगे सिल्ला दर्रे को लेकर। अच्छा। तो उस वक्त हमने इस पूरे इलाके को बहुत गहराई से देखा। उसके बाद एक बार और मुझे मौका मिला, ये मेरी पीएचडी होने के बाद हमने उसको यात्रा करी। गाँव तक तो हम पहले जा रहे थे। अच्छा। मेरी 7 या 8 यात्राएं हैं वहाँ की। तो आप क्या जो गौरीकुंड है या पर्वत उसका जो आदि कैलाश का जो जड़ है वहां तक गए हैं? हाँ, हमने तो पार किया है आदि कैलाश को। अच्छा। हाँ, उसके बगल में जो सिलना दर्रा है वो उसी के बगल में है। अच्छा। वो 18,030 कहते हैं उसको। कुछ लोगों का कहना है कि वो 18,000 से थोड़ा कम है। अच्छा। क्योंकि वो नापा नहीं गया तो वो उसको सिनला दर्रा कहते हैं। हाँ। सिन माने सफेद, ला माने दर्रा, एक। और सेनला भी कहते हैं। सेन तो बौद्ध धर्म से भी जुड़ सकता है। तो वो हमने पार किया था। हम ब्यास से दारमा में आ गए थे, जो बहुत कम लोग अटेंड करते हैं। आज भी लोग बाग दिखाते हैं, वापस हो जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उसको पार करते थे, दारमा के लोग उसको पार करते थे। ब्यास वाले भी उसको पार करके दारमा के रास्ते यहाँ आते थे कुछ समय। और दारमा ब्यास वाले तो कुछ समय बीच में दारमा की ओर आते थे, मंडम गौर वाले इलाके से। अच्छा। तो वहाँ पे भी एक पास है, वो कठिन पास है। अभी हम जब होके आए हैं वहाँ, तो अभी किसी ने मुझे बताया कि जो आदि कैलाश का पिछला हिस्सा है वो नेपाल में। आदि कैलाश नहीं, ओम पर्वत। ओम पर्वत का। अच्छा। ओम पर्वत की वो बाउंड्री वहाँ पे बन रही है। देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये तो बहुत कम लोगों के समझ में आता है। देखो, भारत और तिब्बत की जो बाउंड्री बनती है वो शिखर नहीं बनाते, पर्वत नहीं बनाते। अच्छा। वो पानी के पंडाल बनाते, वाटर सेट्स बनाते। तो पानी के पंडाल माने वो पर्वत शिखर जहाँ पर से पानी उत्तर की ओर जाता है, और वो पानी जो दक्षिण की ओर जा रहा है, वो जो शिखर जा रहे हैं वो आगे आड़े तिरछे, वो जो है बाउंड्री बनती है। तो इस तरह से उस ओम पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो काली तिंकर के उत्तर में पड़ता है, और तिंकर जो है वो नेपाल का हिस्सा है। ब्यास के ही 2 गांव जो हैं, छांगरू और तिंकर, नेपाल में चले गए। अच्छा। जो आप नेपाल ब्यास कहलाता है। ये कब की बात है? सुगौली की जो 1816-15 वाली जो संधि हुई। अच्छा। हाँ, जिसमें ये क्या काली नदी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनी ना। हाँ। 24 में फिर वो ट्रेल के पीरियड में वहाँ के लोग आ गए कि नहीं, हमको भारत में जोड़ दो। उसने कहा नहीं, वर्ड्स ऑफ द जेंटलमैन है, संधि हो गई है। अच्छा। नेपाल हो गया, तुम लोग वहाँ रहो, लेकिन भाई की तरह से हमारे यहाँ तुम लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो वो भी भारत के मार्ग से ही गरब्यांग से होकर के वहाँ छांगरू तिंगर जा सकते थे। तो चलो, अब आदि कैलाश का क्या महत्व है आपके लिए आज की अच्छा, तारीख अब का? मैं बता रहा हूँ पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आदि कैलाश जो है वो मानस खंड का ही हिस्सा है।
वो मानसखंड जो पौराणिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र खंड माना जाता था। 5 खंडों में गढ़वाल और मानसखंड। गढ़वाल में देखिए हमारे तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कितने पवित्र जो है नदियों के संगम है। इस इलाके में इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन ये सब पवित्र स्थल लेटेंटली छिपे रूप से थे, क्योंकि जौलजीबी में भी नहाने का महात्म्य बताया गया। यात्री जो आते थे जौलजीबी में भी नहा लेते, गोरी और काली के, लेकिन उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं हुआ जैसा गढ़वाल में हो गया। और पर्टिकुलरली कैलाश को देखने के बाद भी पिलग्रिमेज आपकी होती है, कोई मंदिर नहीं है, केवल आपको पर्वत है, और पर्वत के ही वाइब्रेशंस आपको बहुत ऊंचाई में ले जाते हैं। ताल है, ताल को देखो तो ऐसा लगता है सागर को आप देख रहे हो, और उस सागर के पीछे जब कैलाश के दर्शन होते हैं तो वो एक अलग वाइब्रेशन है। ठीक उसी तरह के वाइब्रेशंस, उसके आसपास के वाइब्रेशंस इस इलाके में भी होते हैं, क्योंकि ट्रांस है। ट्रांस माने जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन बहुत कम हो जा रही है, विषय छाया क्षेत्र है, बॉडी बहुत ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, तो बॉडी बड़ी रिलैक्स फील करती है, और आप जो है ध्यानस्थ हो सकते हैं, बार बार आप ध्यानस्थ हो सकते हो, बॉडी की वजह, उसकी परिस्थितियों की वजह से। तो इस हिसाब से ये जो इलाका था, अब मैंने कहा ना हिमालय को तो हम परोस ही नहीं सके। अभी तो ऐसे और भी बहुत से पर्वत हैं, ऐसी छोटी तालें बहुत हैं जहाँ तक जाया जा सकता है। दारमा में तो उस तरह से बाबा कैलाश कहा गया, तो हमारे भी तब आकर्षण था, और हमने पढ़ा उसको, तो तब हम लोगों ने उसको देखा। तो मैंने बताया भी है वो लोगों को कि निकरचू से बिल्कुल वो एंगल मिलता है जिसमें मुख्य कैलाश का छोटा प्रतिबिंब है, और जौलीकोंग ताल जो है वो उसमें गाद बहुत हो गई है, और वो थोड़ा सा सिमटी है, इधर उन्होंने थोड़ा कोशिश की है, सुना। ताल छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसमें गाद भी है, लेकिन ये है कि वो अगर गहराई से देखो, कंपैरिजन करो, तो वो एक छोटा रूप दिखाई पड़ता है। उतनी करीब और कहीं कोई, जैसे किन्नर कैलाश हिमाचल में भी है, स्पीति घाटी में मैं गया हूँ, लेकिन वो ये पीक उससे मेल खाती है। अब हम आदि कैलाश से यदि आगे आते हैं, तो हमने पार्वती गौरीकुंड की कुछ आप बताना चाहें? कहाँ पर गौरीकुंड है? आदि कैलाश के नीचे जो कुंड है, वो जो नहीं, तालाब उसका नाम तो जौलीकोंग ताल है, और आजकल पार्वती सरोवर कहते हैं। नहीं, पार्वती सरोवर तो 7-8 किलोमीटर बाद है। उसके नीचे ही एक कुंड है जिसको ये कहा गया कि गौरी कुंड है, इसमें अपना पार्वती जी, गौरी जी वो नहाती हैं, और इसके पानी को ले जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहा नहीं सकते, ऐसा वहाँ नोट है, वहाँ लिखा हुआ है। नहीं, वो तो वो जौलीकोंग ताल को ही पार्वती सरोवर कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, और पार्वती सरोवर जो मंदिर है, उसके बाजू में वो पार्वती सरोवर है, वो है पार्वती सरोवर। हाँ, तो उसमें नहा सकते हैं। लेकिन जो आदि कैलाश है उसकी जड़ में एक बहुत लंबा तालाब है, तो वो बहुत बहुत बड़ी लेक है, ताल में आप नहा सकते हैं, लेकिन वहाँ इतनी बर्फ जमी है कि वो हिम्मत बहुत मुश्किल है, होती नहीं। तो देखो, कैलाश मानसरोवर में स्नान का एक और ही आनंद है, आप सारी थकान दूर हो जाती है। इसी तरह अगर इसमें भी कोई प्रयास करे तो डुबकी लगाए, तो वो आदमी जो है फ्रेश हो सकता है, जो थका हारा चला हुआ है। अब जो वाहनों से वहाँ पहुँच रहे हैं और वो पहुँच रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, पूरी वो उस इकोलॉजी में तो एडेप्टेशन। लेकिन हमने जो देखा ना उस पार्वती ताल में, एक तो जो किनारे वाला जो एरिया है, वो बहुत कीचड़ और काला वैसे है, वो उथला, तो उस गाद में तो कोई जा नहीं सकता। वो पूरी हर साल जब ऊपर से बर्फ आती है एवलांचेस के साथ, तो वो सारा का सारा उस ताल में आ रहा है, और उसकी सफाई भी बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको बढ़ाया जा सकता है, कुछ एरिया बढ़ाया जा सकता है कि नहाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है आपको बड़ी मुश्किल से 4 महीने मिलते हैं सीजन में वहाँ तक अब वाहन वहाँ तक जाने लगे हैं, तो अब इसको किया जा सकता है। वो डेवलप इसलिए हो रहा है क्योंकि कैलाश तो रेस्ट्रिक्टेड है। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं। जब हम कैलाश गए थे तो हम लोगों पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी थे। चीन की आंखों के भीतर हम उस इलाके को देख सकते थे, और किसी लोगों से बात नहीं कर सकते थे, इंटरव्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चुपके वो इंटरव्यू किए, तो उनके हालात को जाना। यहाँ तक हालत ख़राब है कि मानसरोवर वाला इलाका है, डिस्ट्रिक्ट मानसरोवर वाले, ताकलाकोट वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात नहीं कर सकते। और
चाइना के लिए जो है कैलाश एक पैसा कमाने का जरिया है। उसके लिए कोई वो पवित्र स्थल नहीं है नहीं। कि उसने 50 साल की लीज में जो है उसको खरीद रखा है। लासा में कहीं रहता है और उसने जो है पूरा लीज कर रखा, उसने सब लीज कर रखी है। अच्छा। लेकिन उसने नियम कानून ऐसे बनाया है कि वो इलाका बहुत साफ सुथरा है। अच्छा। और सब डरते हैं चीन के इलाके में, इसलिए वो सड़कें बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी सड़कें उसने बनाई है। यहाँ तो अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि टेरेन हमारा बहुत कठिन है। हम सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन में जाते हैं ना, जब हम तुमने देखा होगा जब हम बिंजुकुटी से ब्यास घाटी में, जब बिंजुकुटी से नीचे 444 सीढ़ियाँ उतर करके लागरपुर जाते हैं तो वो बहुत ही कठिन इलाका है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो गौरज में ही एक तरह से नीचे जा करके फिर लामारी, फिर थोड़ा सा खुलता है वो बूंदी तक। कठिन इलाका है, कठिन वो जोन है। वहाँ पर सड़कें बनाने में 16-17 साल लग गए, 16 साल से ज़्यादा लगे। मालिपा कांड वहाँ पे हुआ है क्योंकि गहरा वी शेप घाटियाँ हैं। राइट। तो ये सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि उस सीजन में लोग आएंगे, और कैलाश है वो तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। जो मानसरोवर है उसकी तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक इम्प्रेशन हिमालय के उस तरह के कॉम्बिनेशन में का यहाँ पर आपको मिलता है। यात्रा में उसको बखूबी महसूस किया। मैंने एक पूरा नोट लगाया उसके ठीक सामने लेकर, और सूर्योदय के वक्त में मैंने कैलाश, छोटा कैलाश यानी तब वो छोटा कैलाश, आदि कैलाश जो आप कह रहे हो, उसकी प्रतिछाया जो है पार्वती सरोवर में देखी। वो मेरे पास फोटोग्राफ्स अभी तक मौजूद है। तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं। अब आप उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऐसे महत्वपूर्ण एक हिमालयी हिस्से में जा रहे हो, किस्मत से वो हमारी ओर बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। रेस्ट्रिक्टेड टूरिज्म होना चाहिए, और बाकायदा जो वहाँ तक पहुँच रहा है, पिलग्रिमेज के लिए पहुँच रहा है, या हाइकर पहुँच रहा है, या ट्रैकर पहुँच रहा है, या बाइकर पहुँच रहा है, या साइकिलिस्ट पहुँच रहा है, तो उनके सबके नॉर्म्स होने चाहिए। ऐसा मॉडल एक तैयार किया जा सकता है, और अगर वो मॉडल आप तैयार कर सकते हो, उत्तराखंड सरकार अगर थोड़ा सा इस ओर ध्यान दे, नज़रें उनकी, मतलब ये तो एक तरह से सब आगे है, कह सकता हूँ मैं कि अगर मोदी वहाँ ना पहुँचते तो ये तो उसी तरह से होता जो हमने देखा था तब, उस तरह का था। क्योंकि कैलाश यात्रियों के लिए ये बहुत उल्टा पड़ जाता था, और वो कैलाश यात्री इतना थक जाते थे कि उनमें हिम्मत नहीं रहती थी। पैदल यात्री जो है आधा किलोमीटर चलने की परिस्थिति में नहीं होते जब कैलाश की परिक्रमा करके 1 महीने बाद लौटते थे, और जाते वक्त जो है तुरंत कैलाश में पहुंचने की बात होती थी। तो ये भी अभी जो पार्वती ताल से लेके और आदि कैलाश तक का जो रूट है वो इतना आसान नहीं है सब, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है जो एक प्राकृतिक चीज़ है, और उसके बाद ये है कि आपने अद्भुत नज़ारा देखा होगा जब आप गुंजी से आगे को जाते हो, तो आपको जो है डामा की झाड़ियाँ मिलती हैं, और इस साइड में जो है ऊटी यांगटी के दक्षिण की ओर वाला जो फलक है उसमें बेहद खूबसूरत फॉरेस्ट है, जो कि उस इलाके, उस हाइट में फॉरेस्ट का मिलना बहुत कठिन है। और रोंगकोंग को देखो, रोंगकोंग के पीछे कितने बढ़िया फॉरेस्ट, उसके पीछे का जो पहाड़ है वो बहुत अच्छी तरह से जो है उसकी वेजिटेशन आपको मिलेगी। वो इलाका है जहाँ पर आपको टेक्सास बकाटा मिलता है। पूरा घाटी जो है टेक्सास बकाटा के पौधों से, थुनेर के पौधों से भरी हुई है। कहाँ से कहाँ तक, यानी गुंजी से जब आप नाभी जाओ, फिर नाभी से आप रोंगकोंग के साइड, रोंगकोंग नदी की उस साइड पर जाता है, आप जो है गैंगहट तक जाओ तो वो पूरा इलाका जो है उससे भरा हुआ मिलता है। उसके बाद जब आप ऊपर को कूटी को जाते हो, कूटी तो आजकल ले जाते नहीं है गाड़ी की वजह से, कूटी इतना खूबसूरत इलाका है जिसका कोई पुरानी गाँव वाँव, वो उसको बिना दिखाए वापस ले आ रहे हैं। और हर एक गाँव की कुछ ना कुछ खासियत है। तो मैंने भी जब ट्रैक किया था तो जब आप गांव में घुसते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट के लिए ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए कि केवल छोटा आदि कैलाश तक या ओम पर्वत तक ना जाएं लोग, उस गांव में भी कुछ ऐसी खासियत हमें बतानी चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए कि लोग रुक के और वहाँ उस गांव में जाएं थोड़ी देर के लिए। नहीं, हमारे साथ अनेक लोग हैं जिन्होंने जो है उस इलाके पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क किया है, उनके एक्सपीरियंसेस लिए जा सकते हैं। आप हमारी बीच में बात हो रही है तो हमें कहीं पर बिल्कुल आंखों के सामने सारा इलाका है, और एक एक बिंदु, एक एक स्पॉट जो है
आंखों पर। और ये भी एक प्लान हमारे दिमाग में, अगर हम उस तरह से सोचें कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ, विद इन नो टाइम, क्योंकि हम उस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, और हमने किताब लिखी है, और इस किताब में जो है छोटा कैलाश की तब की इस यात्रा को मैंने इस किताब में जो है अजपतों से हिम शिखरों में लिया है। देखो ये है वो पुस्तक जिसमें, और ये आदि कैलाश के सबसे नियरेस्ट पॉइंट का फोटोग्राफ है। ये पश्चिम में आदि कैलाश होके लोग बाग आ जाते हैं, उसका एक्सटेंशन इसको नहीं देखते हैं, जो कि 20-22 किलोमीटर फोकस फोटोग्राफ है। अच्छा, जब हम पार्वती सरोवर से इसको खींचते हैं इसको, हाँ। तो ये पूरी वैली दिखाई पड़ रही है ब्यास वाली, पश्चिम की ओर को देखो ना आप। ये पर्वत कहाँ कौन उठा कर ला रहा है, राइट, वो राइट, बिल्कुल उसी इलाके। अभी मेरे पास मतलब सीरीज में फोटोग्राफ था, जब हम विल्सा की ओर गए तो बिल्कुल एक अलग नज़ारा था। पार्वती सरोवर का ही एक ऐसा हिस्सा था जिसमें जो पीक्स जो है जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तब वो दिखाई पड़ती है। ऐसा पवित्र स्थल है भारतीय क्षेत्र में, एक ऐसी कृति है उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, कि उसने ये हमको दे दिया है और हमको उसको सजो करके रखना है, और उसमें ये अलंकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको नेचुरल फॉर्म में वैसे ही रहने दीजिए और उसका आनंद उठाइए, और पूरी प्रकृति का आनंद उठाइए, हिमालय का आनंद उठाइए। आप उस पॉइंट पे जाकर के एक्सट्रीम जो है तिब्बतन प्लेट्यू की एक्सपीरियंस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बात को मैं कहता हूँ, मैंने हिमालय के विभिन्न हिस्सों को देखा। मैंने एक जगह लिखा कि जो आदि कैलाश का इलाका है उसमें आपको तिब्बत के प्लेट्यू के भी दर्शन होते हैं, उसमें आपको लद्दाख के भी दर्शन होते हैं। ये हेमिस बिहार से लेकर के उपसिति की ओर जा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल वो आपको बिल्कुल मीरू तक हम जब जाते हैं तो वो इलाका जो है रिजम्बल करता है। आप हिमाचल प्रदेश में जब हम भीतर को घुसते हैं स्पीति घाटी में, तो स्पीति के तो बहुत से इलाके जो है बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ता है। तो ऐसा सुंदर आपके पास एक प्राकृतिक निधि है, तो आप उसको सजोइए और आप उसका आनंद लीजिए। और लोग बाग पहुँचें, सेंसेशंस होते थे, वाइब्रेशंस भी फील होते थे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती थी। तो बहुत ही आप ध्यान उन स्थानों पे लगता था, चाहे वो ओम पर्वत की ओर चले जाओ, चाहे आप छोटा कैलाश के चले जाओ, तो उनको फील करने के लिए आप प्रकृति के उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आप उस इलाके में जा सकते हैं। तो वो, और ये सारी किताबें उसमें हैं। कुछ पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने किए हैं। अभी बहुत कुछ है, और मेरी एक टाइटल चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पुराने कलेक्शंस को करके मैं आदि कैलाश पर एक पूरा जो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है पूरी घाटी का, उसको उससे जोड़ते हुए, ताकि लोग बाग समझ सकें। जैसी जिज्ञासा तुमने हुई है उसको देखने के बाद, पहले भी तुमने देखा, इधर भी तुमने देखा मेरी जानकारियों में, तो तुम्हारे मन में भी पैदा हो गई वो बात। तो मैंने किस तरह से देखा इसको, मैं आर्टिकल्स तो मेरे आए हैं, लेकिन अब मैं उसको एक किताब के फॉर्मेट में भी, मेरे मित्रों का मानना है कि वो आना चाहिए, क्योंकि मैंने उस इलाके को बहुत गहराई से और बहुत सालों तक देखा है। यदि हम लिंगकोंग से कुटी की तरफ आते हैं तो उस उधर से लेफ्ट हैंड साइड में एक मैदान जैसा है, जहाँ पर मुझे पुजारी जी ने बताया कि वहाँ पर बार्टर, वो जो बिजनेस निकलचू पुजारी लोगों को भी जानकारियाँ समाप्त हैं उस इलाके में, जानकार लोग नहीं बचे। वो निकलचू है, वही स्पॉट है जहाँ से कैलाश जो है, उस निकलचू के, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि निकलचू का मैदान जो है, उस मैदान में भारतीय क्षेत्र में केवल वही एक ऐसा मैदान है जहाँ पर तिब्बती मंडी लगती थी, और जिसमें तिब्बत से लोग और ये लोग आते थे, और दारमा के लोग भी आते थे। और वो गोपाल सिंह जी जो कुटियाल थे कुटी गांव के, उन्होंने वो मंडी लगानी शुरू करी। ये एक बात है। तो आपने हमें ये तो बता दिया कि तिब्बत से क्या क्या आता था, हम क्या क्या देते थे उन्हें? हाँ, मैंने बताया पूरा अनाज जो है, पश्चिमी तिब्बत का पूरा अनाज, ग्रेन्स जो है वो सब भारत से जाते थे। अच्छा। ग्रेन्स में मोटा अनाज जाता था, जौ जाता था, गेहूं जाता था, चावल जाता था, अच्छा, धान की वो चावल जो हमारा पहाड़ी चावल होता है, हाँ, जितनी सप्लाई हो सकती थी। पश्चिमी तिब्बत में कोई अनाज ही नहीं होता, पूरा ये लोग करते थे। अच्छा, इसके अलावा बिसात खाने की पूरी सांगमरी भारत से जाती थी। अच्छा। मैंने बताया कि लुधियाना के कंबल वगैरह भी जाने लगे। लास्ट में तो रोलेक्स घड़ियां वगैरह इस तरह की चीजें भी पश्चिमी तिब्बत में, यानी पश्चिमी तिब्बत का ये जो इलाका कैलाश का इलाका है, इस इलाके में
जोहार वाले उनका तो कहना था कि उनकी पूरी ग्रेन्स हम लोग सप्लाई करते थे। अच्छा। वहाँ से हम नमक लाते थे और सुहागा लाते थे, कस्तूरी लाते थे, स्वर्ण चूर्ण लाते थे, ये सब बातें। तो मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी ये है कि जो कैलाश मानसरोवर है, हम्म। वो मानसरोवर का पानी हम फोटो में या वीडियो में देखते हैं वो नीला है, तो है वो वास्तव में हाँ, नीला है? वो तो आप, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा। और लस ब्लू मिलता और वो है, बर्फ टर्किश ब्लू मिलता बर्फ है। नहीं जमती उसमें? क्यों नहीं, मानसरोवर में आधे से ज्यादा जो है जमा रहता है, जिस तरह से ये आदि कैलाश वाला आपने पार्वती सरोवर लेकिन में वो ऐसे कॉर्नर कीचड़ या वैसा नहीं होता? नहीं। अच्छा। क्या सुंदर तालाब है अच्छा। कैलाश मानसरोवर तो ना। कैलाश मानसरोवर तो अद्भुत है। अपनी तरह का बहुत ही, अब थोड़ा सा सिकुड़ रही है ताल, लोग अच्छा। कहते हैं कि राक्षस ताल कम नहीं है। हाँ। 2 ताल है ना वहाँ पर। अच्छा। अब राक्षस ताल राक्षस के नाम, रावण के हाँ। नाम से और उससे जुड़ने की वजह से जो है वो नहीं, फैसिनेशन तो उस ताल का भी उतना नहीं ज्यादा है। मैंने तो गंगा छू दोनों के जुड़ने का वो एक दृश्य मेरे पास, ऐसा दृश्य है इवनिंग का कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ज्वालिंग से हम कुटी आते हैं, तो कुटी हमेशा से संपन्न गांव रहा है? सबसे संपन्न गांव में से एक संपन्न हाँ, गाँव उसको रहा। देखने के बाद ऐसा लेकिन लगता है। अच्छा, ब्यास के भीतर भी 2 ब्यास बसते हैं। अच्छा। कुटी वाला जो है अलग, एक अलग से था वो, हाँ। एक तरह से। और वहाँ पर एक मांडलिक राजा का भी अपना एक छोटा सा राज्य रहा, उसका अच्छा। कोट भी है, उसमें पांडवों को हाँ। से भी जोड़ा जाता है, पार्वती से भी जोड़ा जाता है। और पांडवों के जाने की बात भी वो लोग कहते हैं, पता हाँ, नहीं एक कितना छोटा सा सही है, किला लेकिन दिखा रहे थे हो वो। सकता है क्योंकि पांडवों के समय में तिब्बत से उनके संबंध थे। हाँ। हाँ, 14वीं सदी के आसपास या कभी दिखाई पड़ता है उस इलाके में पांडवों का प्रभाव रहा हो। क्योंकि ये तो भी था कि अच्छा, कुटी लेकिन का अब नाम वो पता कुंती को नहीं ऐसे कितना पड़ा। सही है, लेकिन नेचर अपने आप में एक्सट्रीम अब ब्यूटीफुल है। तो अब कुटी से हम इधर आते हैं, तब उसके बाद अगला कुटिंग स्टेशन? से नीचे गैंगहट जगह आती है, रोंगकोंग के हाँ। सामने वाला है। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसका नाभि आ गए, उसके बाद नाभि आ गए। नाभि के बाद गुंजी नाभि आ की गए। क्या खासियत कुछ? नाभि की बेहद खूबसूरत गांव है, चट्टानों में ताम्रवर्णी चट्टानें हैं, उसके हाँ। नीचे वो गांव बसा हुआ है शाबो। वहाँ पर एक बहुत अच्छा झरना है, उनके पानी का जल स्रोत ही इतना खूबसूरत, गांव बेहद खूबसूरत है, कास्ट वाले खेत बहुत अच्छे बने अच्छा, हुए वो भी हैं, और रिच है नाभि मतलब? भी बहुत रिच संपन्न गांव में संबन से गाँव। है। मुझे ऐसा याद पड़ता है दादा कि 35 साल पहले जब हम गए थे वहाँ पर, तो कुछ तो जगह थी जहाँ पर बहुत सारे मकान खंडर के रूप में थे वहाँ पर, ऐसे मुझे याद पड़ता है कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी इस बार तो मुझे नजर नहीं आया वो, लेकिन वो इस गुंजी से शायद थोड़ा सा दूर थे, वो कहीं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद कहीं थे वो। पूरा कोई नहीं था वहाँ पर उस समय, सिर्फ खंडर थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पर मकान के नाम पे। वो गुंजी का ही एक पार्ट था, एक हिस्सा था। हाँ। क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास जो है, गुंजी का जो मैदान है, हाँ। मनीला का मैदान, हाँ। मनीला का मैदान कहलाता ना वो, हाँ। मनीला हाँ का मैदान। जी। तो उसके ईस्टर्न साइड में जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम के बैरक्स वगैरह हाँ। बने, तो हाँ। ईस्टर्न वाला हिस्सा डेवलप हो गया, गांव वाला हिस्सा, पश्चिम का हिस्सा जो है वो एकदम खंडहर रूप में आ गए थे। हाँ। हाँ। लेकिन जब मैंने विजिट किया पहली बार, तो वो सब जीवित था, सब साफ सुथरे मकान और वो थे सब। क्योंकि 70 था, 62 के बाद ही तो लोगों का जाना कुछ हाँ। कम हुआ, हाँ। हाँ। 63 से, बल्कि 70 तक भी माइग्रेशन था वहाँ, लेकिन काफी लोग जा रहे थे वहाँ। 70 के दशक के बाद जो है वो कम होता चला गया, जब लेकिन बच्चे 90 सब में जब मैं गया था तो एक भी व्यक्ति नहीं था वहाँ पर, उस तुम कब गए थे? खंडों वाली में 90 90 में तो, हाँ। 70 और 90 तो हाँ, 20 साल 20 होता हो है, गए। 20 हाँ। साल तो एक पूरी पीढ़ी का, हाँ। 25 साल तो पूरी पीढ़ी का समय हो जाता है। तो लेकिन अभी जो मोटर मार्ग होने से तो बहुत डेवलप हुआ है गुंजी, और इतने होम स्टे बन गए हैं वहाँ पर। वो इसलिए होंगे क्योंकि इधर रिजर्वेशन का जो फायदा मिलता था, वो उत्तराखंड बनने के बाद काफी उसकी, मतलब वो परसेंटेज तो वही चल रहा है, लेकिन पदों की संख्या बहुत कम है। अच्छा। और रिजर्वेशन से उनकी पीढ़ी जो नई आई है, वो उस तरह से एकदम से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाए या नौकरियों के लिए प्रवेश कर जाए, बड़ा कठिन है, क्योंकि नहीं संख्या ही कम है। नहीं, लेकिन आरक्षण तो पूरे देश के लिए में होगा नहीं, ना? नहीं, पूरे आरक्षण है उस इलाके के लिए स्पेशल, लेकिन जो आरक्षण है उसकी परसेंटेज उत्तराखंड में देखो ना आप, और नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उस लेवल में तो निकलना वैसे ही बहुत कठिन है, बहुत कम फीचर, बहुत ट्राइब्स हैं। राइट राइट राइट।
तो यहाँ जोहार से काफ़ी लोग पहले निकलते थे, फिर धारचूला के इलाके से एक वक्त में लगातार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेलवे सर्विसेज सब जगह वो पहुँचते रहे। तो अब वो चेंज आ गया। अभी मैं आपको गुंजी से यदि मैं आदि उसमें ओम पर्वत की तरफ लेके जाता हूँ, हाँ दादा इतना गंदा मार्ग है, पूरा कच्चा, और इतना अब वो मतलब उस पे देखो जाना, ना, मतलब अभी मैं सोचूं ना कि मैं दोबारा जाऊं वहां पर, तो मेरी हिम्मत नहीं है अभी आज की तारीख में। मैं बोलूं इतना इतना मोटर मार्ग इतना कठिन है। देखो भैया अगर आपको मेरा तो ये मानना है, अगर आपको हिमालय का आनंद लेना है तो ये जो यांत्रिक ट्रांसपोर्ट है इसको तो त्याग देना चाहिए। आपको कुछ इलाके पैदल भी रख देने चाहिए, हम्म पड़ाव बनाकर। हम्म आवश्यक नहीं है कि आप गाड़ियों से वहां तक, जा- आप इंजॉय, नेचर का इंजॉय तो आप काली नदी को आर पार करने का 5 जगह पे जो है जो आनंद जो है पैदल चल करके है वो उसमें नहीं है। काला पानी में पहुंच जाते हो तो उसके बाद तो फिर नाबिडांग और वो बिल्कुल बहुत ईजियर पाथ है। नहीं, लेकिन लेकिन समस्या, अब जो है, जो तुम ये कह रहे हो ना, इधर जो है हिमालय में बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। हाँ, और पिछले कुछ वर्षों में बारिश भी वहाँ तक होने लगी है, जो पहले बहुत कम होती थी। अच्छा, और वो काफ़ी चेंजेस आए हैं, ग्लेशियर्स में चेंज आया है, तो सिनेरियो चेंज हुआ है। अब आपको अकॉर्डिंगली अपने को करना है। अब जैसे अभी अभी सुनाई पड़ रहा है कि इस साल में वो लोग कुछ रेस्ट्रिक्टेड लोगों को लिपू लेक, छोटा लिपू से जो है वो दिखाने देखा वाले हैं। कैलाश मानसरोवर। हाँ, इनके लिए आपको बहुत बड़ी एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर वो प्लान नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और घाटी को बर्बाद करेंगे। इसलिए लेकिन दादा मैं, मेरा ऐसे मानना है कि अभी जैसे हम गए हैं मोटर मार्ग से, गाड़ी से गए हैं, हाँ, वो एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी वो मिडिल क्लास की रेंज से भी बाहर है। वो इतना खर्चा है उसका, और अपर क्लास वाले अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास वाले, अपर मिडिल क्लास वाले को अफोर्ड और कर वो सकते हैं, कह रहे हैं लेकिन कि ये वाला जो है केवल 2 दिन दिखाने का 70,000 की ट्रिप है इनकी। वो तो कैलाश की भी 1.5 लाख के आसपास की ट्रिप हो गई थी लास्ट में। हम लोगों के टाइम पे जो हमने इधर से तो हम लिपू लेक पास तक गए थे, और ताकलाकोट में उतरते हुए मौसम ख़राब हो गया तो हमें लौटना पड़ा था उस बार। मतलब हम लोग अप्रोच नहीं कर सके थे मौसम की वजह से, हमने गलत समय चुन लिया था। लेकिन जब मैं नेपाल से वाया नेपाल गया तो वो ट्रिप हमारी भी 1,30,000 की थी। अच्छा, मैं तो लकीली कैलाश के भारती पर क्षेत्र में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो न जाने कितनी बार जाता रहा, इधर से जाता रहा। यदि मैं अभी ओम पर्वत की बात करूं तो वो प्राकृतिक है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है। मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि हमें तो ऐसा लगता था कि कुछ आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, लेकिन जब हम गए तो हमने देखा कि नहीं, तो वो तो नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। तो वो तो पहाड़ का आकार वैसा आकार बन वैसा गया है। है, और वास्तव में वो वैसा ही है। और वो बिल्कुल। सीजन पर डिपेंड करता हाँ, है। एक सीजन में ऐसा आता है कि वो एक्चुअली ओम पर्वत की तरह अच्छा, दिखाई पड़ता है। वहाँ से वापस आते हैं तो, और मैं यदि छोड़ भी दूं तो मैं, लेकिन मालपा की बात करना चाहता हूँ आपसे। हाँ, मालपा की जो दुर्घटना हुई थी कैलाश यात्रियों के साथ, उसका सन का कंफ्यूजन है मुझे। 97 है शायद, 98, 98, गूगल में सर्च में 98 का है। 98 है, 97 है, 98 है। अगर तुम चाहो तो मैं एग्जैक्टली भी बता सकता हूँ। हाँ, 97, नहीं 98। 98 है, वो मैंने चेक किया। हाँ, 98। लेकिन मेरी दुविधा, मेरी समस्या ये है, मैं तो गया हूँ 90 में इस एरिया में, और जब मैं 90 में गया हूँ तो मैंने उस जगह के वो फोटो खींचे हैं हाँ, जहाँ से वो आया था पूरा। गोलायार से ऊपर से चल करके नीचे आप हाँ, आए हो गए। हाँ, तो हाँ, वो वहाँ से जो देखो आज जो सड़क है वो तो नीचे से जाती है, हाँ, और तुम जो गए थे उस पीरियड तक गोलायार की चढ़ाई चल करके नीचे नीचे आए उतरते थे। थे। हाँ, तो इसलिए लेकिन तुमने अच्छे फोटोग्राफ्स किए होंगे। हाँ, लेकिन मैं तो 90 में गया था, और मुझे उस समय 90 में वहाँ गाँव वालों ने बताया था कि यहाँ पर ये लोग रुके थे और यहाँ से पूरा वो एवलांच वो आया था और चले गए थे। हाँ, लेकिन वो 98 में आया, मैं 98 में गया नहीं हूँ, और मुझे 90 में बताया गया कि वो लोग आए थे वहाँ और बह गए थे सब लोग। इसका मुझे दुविधा, कन्फ्यूजन मेरा ये कल से मेरे को दुविधा हो रही है। और मैं तो लिखा है आर्टिकल उस 90 में, 91, 92 में छपा है मेरे उसमें, और वो तो कितना अगस्त की कोई डेट है, और 1998 में हुआ है वो। रुको तो ये क्यों कंफ्यूजन हो गया। 18 अगस्त 1998 की मध्यरात्रि में
रात्रि थी और तेज वर्षा के कारण भू 18 भू अगस्त? गुरुत्व अब सुनो भू गुरुत्वाकर्षण में असंतुलन से पर्वत शिखर में पड़ी दरारें फैली और बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ दरका। भारी बोल्डर कंकड़ पत्थरों के विशालकाय मलबे ने मालपा को जमींदोज कर दिया तथा पूरी बसात को क्षत विक्षत कर मालपा मलबा पट्टा काली नदी के तेज प्रवाह तक पहुंचा और इस हजारों टन मलबे के तले कैलाश मानसरोवर यात्री दल के सदस्य समा गए जिनकी संख्या 60 थी और कुल 210 से अधिक लोग इस हादसे में हताहत हो गए। प्रकृति का ऐसा विध्वंस कि मालपा पड़ाव स्थल अब मानचित्र से ही गायब था। यदि कुछ था तो प्रकृति का कैलाश यात्रियों को लील जाना और इस पवित्र धार्मिक यात्रा से जुड़े स्थानीय सहायक सेवा देने वाले कर्मी और मालवाही पशु संपदा का चिरशांत हो जाना। पूरी 14 व्यास घाटी के लोग इस त्रासदी से विक्षिप्तता की अवस्था में मौन थे। एक गहरा दर्द था, संताप था पूरे वातावरण में। ये मैंने लिखा है। कौन सी डेट है? ये लिखा है 18 अगस्त 1998। इस पर एक तरुण जोशी ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उसके एक दिन पहले वहां पे था। कि मालपा में जब हम अभी गए थे तो वो उसने बताया एक तो कि 2017 में भी बादल फट गए थे और उसके अंदर जो नहीं, बाकी बहुत बार फटा है 17 में भी। 2017 में, हाँ, हाँ। 2017 तो उसमें बाकी क्योंकि बची कुछ दरारें वो भी पड़ी सब थी, चली उसमें भी गई। फिर चला गया। हाँ, मालपा से ज्यादा जो लागरफू का इलाका है तो हर साल सेंसेशन में था। हाँ, इन्होंने रोड के लिए भी जिस तरह का रोड कंस्ट्रक्शन किया हाँ, उसमें जो डायनामाइटिंग करी चुपचाप हाँ। डायनामाइट के प्रयोग के वो रास्ता बन नहीं सकता था। 16 साल लग गए उस इलाके में सड़क को बनाने में। निकालने में। वो भी नई सरकार इतना मतलब उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि वो ये कहें कि हमने जो है टिपू लेक पास तक सड़क बना दी है। धारचूला से लेके और गुंजी तक जो अब थक गए। मार्ग है, लास्ट जो मार्ग है वो 60% बहुत अच्छा है। 40% तो ये ऐसा हमेशा ही रहेगा जैसा है अभी, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब उसके लिए ऑल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजी है सड़क बनाने की उसको अगर वो अप्लाई करें तो संभव है। हम भारत से जैसे चीन में गए तो चीन की टेरिटरी नेपाल में जो चीन अधिकृत नेपाल नेपाल है। का जो हिस्सा था तातापानी से ऊपर को तो बहुत खूबसूरत रोड उन्होंने डेवलप करी, भी इको फ्रेंडली रोड डेवलप करी। तो वैसी रोड की ज़रूरत है, वैसे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो रोड जो है DGBR ने इस इलाके में फिर भी अच्छी रोड बनाई है और जगहों से, जैसे लद्दाख में बहुत अच्छी रोड बनाई है DGBR ने, लेकिन और जगह हम उस लेवल में नहीं देखते। और फिर असली में जो रोड के सर्वेज हैं वो भी बहुत कठिन है। और फिर सेंट्रल क्रिस्टलाइन में तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आप उस घाटी में उस नदी के किनारे ही जाओगे। राइट। आपको मालिपा गए बिना आप जो है कोई रोड आप तैयार नहीं कर सकते। आप ब्यास घाटी में इन ही नहीं हो सकते, इसलिए आप क्या कहोगे? आप प्रकृति के साथ आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। मालपा में जो रोड बनाते हैं वहाँ पर एक हमें व्यक्ति मिला, उसने हमें बताया कि मैं जान हथेली पे रह के यहाँ रह रहा हूँ क्योंकि जो अतृप्त आत्माएं हैं वो उनकी फीलिंग हमें होती है और कभी कभी आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब वो हो सकता है कि नेचर है और ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसे सब ऐसा होता है। ये हो भी सकता है, अब हाँ, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह हाँ सकता। बिल्कुल। हाँ। ये अलग अलग अपने ग्रहों का भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जब हम अगली डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे दारमा और उस क्षेत्र में, तो उस समय फिर हम एक बार दादा से बात करेंगे। अभी तक के लिए बहुत शानदार बातचीत हुई है। मेरी समझ से आप लोगों को इतना ज्ञान किसी भी तरह से घूम के नहीं मिल सकता जितना हमारी बातचीत से मिला है। और दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझको इंटरव्यू किया। जी, शुक्रिया। और जो बातें हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, हाँ। वो बिल्कुल चेक्ड है। जितना मैं बोला हूँ सब रिकॉर्ड्स के आधार पर बोला हूँ और सब अपनी आंखों से देखा हुआ वो बातें मैंने आपके सामने तुम्हारे सामने रखी हैं। और ये तो एक छोटा सा एक बूंद की तरह से है। हिमालय तो पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, बीच में कुछ नेपाल के हिस्सों को छोड़कर, नेपाल हिमालय का भी, पश्चिमी नेपाल का तो हमने पूरा ही देखा, एवरेस्ट वाला इलाका पूरा देखा, तो उसको भी काफ़ी करीब से जाकर के भी देखा। तो अद्भुत है हिमालय, अद्भुत है हिमालय।
एक वो जो बीच में झरना एक आता है बहुत खूबसूरत सा, उसका क्या नाम है? पिलसेती झरना आता है, पिलसेती। पिलसेती झरना, वो लामारी के पास उसका ऊपर से गिरता है जो। हाँ, लेकिन उसका ऊपर से जो पैदल मार्ग तो ऊपर से ही था, है ना शायद उसका? पहले था, हाँ, पहले तो था। वो उसका एक वाला एक उद्गम हिडन दिखाई। मार्ग भी था, अच्छा ऐसा कोई कहते हैं लोग। अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।